शमशेर नगर के बासी अपने शहीदों को सुपुर्द खाक करने के बाद अपने गासिबों का मातम कर रहे थे। दोपहर होने को आई थी, लेकिन अभी तक धुंध का सहर नहीं टूटा था। गांव के गिर्द फैले पहाड़ों पर बर्फ के बादल बड़े बड़े गालों की सूरत में बुलंद हो रहे थे। सूरज की कपकपाती किरणें कभी कभी बर्फीले बादलों की उस दबी सतह को तोड़कर चंद मिनट के लिए जब माहौल को रोशन करती, तो शमशेर नगर के अध जले मकानों से उठता धुआं नुमाया होने लगता। कहीं कहीं से अभी तक लकड़ियों के चटकने की आवाजें आ जाती थीं। हसरत और यास की तस्वीर बने गांव के बूढ़े अपने लंबे लंबे फिरन में कपकपाते अपनी मताए हयात को जलता देखकर खून के आंसू रो रहे थे, या फिर वो चंद नौजवान थे जो अपने जलते मकानात के खंडरात से बचा कुचा सामान निकालने में कोशां थे। उनकी आंखों से टपकती नफरत और दिलों से उठता कर्ब अब अल्फाज की सूरत इख्तियार करने लगा था। अचानक ये कोने से किसी बेवा की फलक शगाफ चीख सुनाई थी। उसका खामद और मासूम बच्चा माता की लगाई उस बलि की भेंट चढ़ गए थे। कोनों खुदरों में सर नेवड़े बूढ़े और औरतें फौरन उसकी तरफ लपके और थोड़ी देर के बाद वहां वहशियाना मातम होने लगा। नौजवानों की आंखें खून बरसाने लगी थीं। अब तक गांव की मस्जिद के सामने 5 बच्चों की जली हुई लाशें इकट्ठी की जा चुकी थीं। औरतों के बैन नौजवानों की नफरत और कहर को महमेज लगा रहे थे। अचानक ही फजा में एक धाड़ गूंजी, भारतीय कुत्तों कश्मीर से निकल जाओ। बैन डालती औरतों ने उस तरफ गर्दनें घुमाई। एक नौजवान वहशियाना अंदाज में नारे लगा रहा था। अचानक ही जैसे सारी वादी लरजने लगी। हम सब मांगे आजादी। सब यक जबान थे। वो अपने वजूद की तमाम तर नफरतों और जोश को मुज्तमा करके भारतीय साम्राज्य का मातम कर रहे थे। अपने घरों के जल जाने, अपने प्यारों के निवालाए आतिश बन जाने पर वो खौफजदा नहीं थे। भारतीय फौज की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स वो उनकी दरिंदगी से सहमे नहीं थे, सिमटे नहीं थे। उनके दिलों और दिमागों में मौजूद लावा दबा नहीं था, फैल रहा था। कर्नल दुबे के क्रैकडाउन से लगी आग से कहीं ज्यादा आग उनके दिलों में दहक रही थी। वो बहर सूरत आजादी चाहते थे या फिर मौत। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था। जज्बाती फैसले जज्बात में बहकर ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन जहां तो बढ़ते हुए जुल्म से कई गुना ज्यादा उनके दिलों में भारतीय साम्राज्य के खिलाफ नफरत और इंतकाम की आग भड़कने लगी थी। आजादी के मतवाले इन सितम रसीदा कश्मीरियों में आस्तीन का सांप गनी भी मौजूद था। उसने बड़ी मक्कारी से काम लेते हुए भारतीयों के खिलाफ बाकायदा तकरीर शुरू कर दी थी। वो बढ़ चढ़कर उन्हें गालियां दे रहा था और भोले भाले सितमज़दा कश्मीरी एहतरामन उसके गिर्द इकट्ठे हो रहे थे और गनी दिल ही दिल में खुद को दाद दे रहा था। इन घरों में उसका घर भी जला था, लेकिन वो कामयाब जुआरी था। जानता था कि एक के बदले में 10 घर मिल जाएंगे। अगर वो मुख्तार को गिरफ्तार करवाने में कामयाब हो जाता तो उसका बरसों का ख्वाब भी हकीकत बन जाता। ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसकी बेपनाह जलालत के बावजूद, उसकी बरवक्त और सही इत्तला के बावजूद मुख्तार न सिर्फ भारतीय फौज को जुल देकर निकल गया था, बल्कि जाते जाते वो लोग भारतीय कमांडोज को भी जहन्नम रसीद कर गए थे। गनी ने बोलना शुरू किया, मेरी बहनों और भाइयों, मेरे बच्चों और बच्चियों, हमारा सबसे पहला फर्ज है कि अपनी उन बेटियों को तलाश करके गांव में वापस लाएं जो भारतीय फौज के हमले से डरकर यहाँ से भाग गई हैं। हमारे लिए शर्म का मकाम है कि इस गांव के अजीम सपूत कमांडर मुख्तार, जिसकी मां ने शहादत का जाम नोश करके मुजाहिद की मां का हक अदा कर दिया, उस अजीम मुजाहिद की बहन गांव से गायब है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए सब काम छोड़कर उसे तलाश करो। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसे इस गांव में वापस लाओ। वो हमारी इज्जत है, हमारा मान है, हमारे अजीम कमांडर की बहन और इस गांव की बेटी है। हम लोग कयामत के दिन अपनी मरहूमा बहन को क्या मुंह दिखाएंगे? उसे किस मुंह से कहेंगे कि उसकी बेटी की इज्जत की हिफाजत हम नहीं कर सके? जाओ, खुदा के लिए जाओ और हमारे गांव की बेटी को ढूंढ कर लाओ। अगर खुदा न खास्ता उसे कुछ हो गया तो हम खुदा के गजब से कभी नहीं बच सकेंगे। उसने टस्वे बहाने शुरू कर दिए। एक जोशीले नौजवान ने चीखते हुए गनी की हाँ में हाँ मिलाई। बोला, चाचा, गनी ठीक कहता है। हम अभी मर नहीं गए कि मुख्तार की बहन की इज्जत का तहफ्फुज न कर सकें, जिसकी मां ने हमारे लिए जान दे दी, जिसका भाई अपनी जान हथेली पर रख कर हमारी आजादी और इज्जत की जंग लड़ रहा है। हम उसकी बहन की हिफाजत न करें तो लानत है हम पर। गांव के 10-15 मर्द ज़ैनब की तलाश में निकल गए। ज़ैनब का दुश्मन के खौफ से फरार होना उनकी गैरत के लिए एक चैलेंज था। वो इतने बेगैरत भी नहीं थे कि अपने गांव की इज्जत की रखवाली न कर सकते। गनी का घिनौना मंसूबा कामयाब रहा था। अपने मामूल के मुताबिक गनी शाम के बाद शमशेर नगर से मुल्हिका गांव की तरफ जा रहा था, जहां उसने कालीन बानी का कारखाना लगा रखा था।
शमशेर नगर से रवानगी के बाद उसने 2-3 मरतबा मुख्तलिफ हीलों बहानों से इस बात का इत्मीनान कर लिया था कि कोई उसका ताक़ुब नहीं कर रहा। अचानक ही वो पहाड़ी रास्ते की भूल भुलैयों में गायब हो गया। उसने जानबूझकर वो पगडंडी इख्तियार की थी जिससे सफर करता वो रेस्ट हाउस पहुंचा था। रेस्ट हाउस के चारों तरफ सिक्योरिटी का जाल फैला हुआ था। पहाड़ी के दामन में बनी उस उकूबत गाह को कले की सी हैसियत हासिल थी जिसके चारों तरफ 1.5-2 किलोमीटर तक सीआरपी और भारतीय फौज की हिफाजती चौकियों का जाल फैला हुआ था और शाम ढलने पर उस इलाके में बाकायदा गश्त भी होती थी जिसका सिलसिला सुबह तक जारी रहता। रेस्ट हाउस तक बराह रास्त पहुंचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उस तरफ सरकारी काम से आने वालों के लिए भी जो सड़क बनाई थी उस पर भी उन्हें काफी दूर रोककर फिर रॉ की फराहम करदा ट्रांसपोर्ट के जरिए रेस्ट हाउस तक कर्नल दुबे के पास पहुंचाया जाता था। गनी मामूल के मुताबिक चलता हुआ कर्नल दुबे से मुलाकात के लिए जा रहा था। उसने अपने चेहरे को बड़ी सी गर्म चादर से इस तरह ढांप रखा था कि नजदीक से देखने पर भी उसकी पहचान मुमकिन नहीं हो सकती थी। ये सारा गोरख धंधा उसने हिफाजती इक़दाम के तहत फैलाया था। इस बात का उसे भी बखूबी इल्म था कि अगर वो एक मर्तबा कहीं मुजाहिदीन की नजरों में आ गया तो वो लोग उसे कश्मीर तो क्या भारत के किसी भी कोने से ढूंढकर बड़ी अजियतनाक मौत मार डालेंगे। मुजाहिदीन ने उनको इबरत का निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा था। गनी ने जानबूझकर एक हिफाजती पोस्ट का रुख किया था। ये सीआरपी की पोस्ट थी जहां का पोस्ट कमांडर इंस्पेक्टर मुंशी राम था जिसे कैप्टन ताराचंद ने बुलाकर गनी को फौरन पेश करने की हिदायत की थी। वो लोग गनी से इंस्पेक्टर मुंशी राम ही के जरिए राब्ता किया करते थे। अभी सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था और पहाड़ी के दामन में इतना उजाला मौजूद था कि वो 20-30 गज के फासले से दिखाई दे सकता था। पोस्ट नजदीक आने पर उसने तरबियत के मुताबिक अपने दोनों हाथ फजा में बुलंद करके एक खास सिग्नल दे दिया था। पोस्ट के टावर पर आंखों से दूरबीन लगाए संतरी ने इंस्पेक्टर मुंशीराम को आवाज देकर किसी अजनबी की आमद से मुत्तला किया था और उसके अगले अहकामात का मुंतजर था। मुंशीराम ने गनी को मोटी सी गाली देकर कहका लगाया, आने दो साले को, अपना आदमी है। उसके बावजूद 2 सिपाहियों ने बड़ी फुर्ती से गनी पर राइफलें तान ली थीं और उसे अपनी राइफलों की जद में ही यहाँ तक लाए थे। इंस्पेक्टर मुंशीराम के इशारे पर वो वापस लौट गए। गनी ने अपने मुंह से चादर अभी तक अलग नहीं की थी क्योंकि अभी तक वो खुद को मुकम्मल महफूज ख्याल नहीं करता था। इंस्पेक्टर मुंशीराम ने अपने अफसरान की हिदायत पर उसका स्वागत बड़ा भरपूर किया था और अब उसे अपनी जीप में बिठाकर कैप्टन ताराचंद की तरफ ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो ताराचंद के सामने हाजिर था। वेल मिस्टर गनी, कर्नल साहब बहुत गुस्से में है। तुम्हारी तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इस मर्तबा तुम्हारी इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं थी। कर्नल तो तुम्हारे लिए कुछ और सोच रहा था, लेकिन मैंने ये कहकर तुम्हारी जान बख्शी करवाई है कि तुम्हें एक और मौका जरूर मिलना चाहिए। गनी का दिल तो यही चाहता था कि उसका गला दोनों हाथों से घूंटते, लेकिन वो बेबसी से सिवाय खून के घूंट पीने के और कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी उसने हिम्मत करके कह ही दिया, सर मेरा क्या कसूर है, मेरी इत्तला तो सही थी। कैप्टन ताराचंद बोला, इडियट, तुमने ये नहीं बताया था कि उनके पास इतना ज्यादा एमुनिशन भी था और वो इतनी ज्यादा तादाद में थे। जिन लोगों ने पहाड़ की तरफ से हमला किया उनकी इत्तला भी नहीं। मालूम है ये कितना बड़ा जुर्म बनता है तुम्हारे खिलाफ। तमाम जवान कह रहे हैं कि तुमने उन्हें बेखबरी में मरवा दिया। ताराचंद जानता था कि वो जो कुछ कह रहा है वो झूठ है। मुजाहिदीन के पास उनके मुकाबले में असलहा आटे में नमक के बराबर भी नहीं था। अलबत्ता जज्बा ईमानी बेपनाह था जिसका वो मुकाबला न कर सके, और पुश्त से हमला करने वालों को तो गनी ही क्या, भारतीय इंटेलिजेंस भी नहीं जानती थी। वो लोग तो बलाए नागहानी की तरह उन पर नाजिल हुए थे। असलहा तो उनके पास भी बराए नाम ही था। उन्होंने भी भारतीय फौज के दिलों पर मुजाहिदीन की दहशत से ही फायदा उठाया था, वरना तो भारतीय फौज के पास उनके मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर असलहा और तरबियत मौजूद थी। गनी जानता था कि बुज़दिल और गद्दार का सच भी झूठ और गालिब का झूठ भी सच होता है। उसका तो नीचे का सांस नीचे और ऊपर का ऊपर रह गया था, लेकिन जल्द ही वो संभल गया। उसने चापलूसी से कहा, महाराज अभी आपके हाथों से कुछ नहीं निकला। ताराचंद बोला, देखो गनी, हमारे साथ ज्यादा होशियारी नहीं। तुम काम थोड़ा करते हो और नंबर ज्यादा बनाने के चक्कर में रहते हो। कर्नल दुबे को बहर सूरत ज़ैनब चाहिए। हम उस लड़की को कब्जे में लेकर मुख्तार को पेश होने पर मजबूर कर सकते हैं। गनी ने उसकी बात काटते हुए कहा, जनाब वही तो मैं अर्ज करने लगा हूँ। ताराचंद बोला, अच्छा कहो। उसने अभी तक अपने चेहरे और लहजे की दुरुस्ती को कायम रखा हुआ था। गनी ने मक्कारी से दांत निकालते हुए कहा, कल सूरज निकलने से कुछ देर पहले आपको ज़ैनब घर पर मिल जाएगी। वो खौफजदा होकर नजदीकी जंगल में छुप गई थी, लेकिन शमशेर नगर के नौजवान उसे वापस ले आए हैं। ताराचंद के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओह वेल डन। गनी ने अपनी अहमियत जताने का चक्कर चलाया। बोला, इस मर्तबा आप राजदारी का खास एहतमाम कीजिए और जो रास्ते मैं बताऊं उधर से हमला कीजिए, तभी गौहर मकसूद हाथ आएगा। ताराचंद ने उसके सामने कागज और कलम रख दिया
अच्छा ठीक है बताओ। गनी उसे कागज पर लकीरें लगाकर समझाने लगा कि इस मर्तबा उन लोगों को किस रास्ते से शमशेर नगर में दाखिल होना चाहिए और किस तरह खास राजदारी का एहतमाम करना चाहिए। ताराचंद ने उसे वार्निंग दी, गनी एक बात याद रखना, अगर इस मर्तबा तुम्हारी इत्तला नामुकम्मल हुई और हमारे जवानों को इनकाउंटर फेस करना पड़ा तो शायद तुम्हें कर्नल साहब से भगवान भी न बचा सके। गनी ने उसे फिर इत्मीनान दिलाया, सर आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। ताराचंद ने कहा, ठीक है तुम जा सकते हो, और उसने मुंशी राम को इशारा किया, मुंशी राम इसका इनाम दे दो। थोड़ी देर के बाद मुंशी राम से हकीर सी रकम वसूल करने के बाद गनी मामूल के मुताबिक वापस चल दिया। गनी ने वापसी के सफर पर अपनी दानिश्त में कोई बेएहतियाती नहीं की थी, लेकिन वो इस बात का अंदाजा न कर सका कि जहांगीर के मैदान अमल में आ जाने से मुजाहिदीन की कुव्वत ही में इजाफा नहीं हुआ, रॉ के लिए भी मसाइब का अंबार खड़ा हो गया है। मुख्तार के साथ अपने हाइड आउट पर बखैर आफियत पहुंचने के बाद उसके लिए ये सवाल ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया था कि आखिर शमशेर नगर में मुख्तार की मौजूदगी की खबर रॉ तक कैसे पहुंची। शमशेर नगर का बच्चा बच्चा आजादी के लिए कट तो सकता था, लेकिन इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो भारतीय इंटेलिजेंस को इस गांव में मुख्तार की मौजूदगी से मुत्तला करें। ब्लैक कैट्स के हमले ने ये बात साबित कर दी थी कि इस गांव में उनका टारगेट सिर्फ मुख्तार का घर था और यही उनके इस गांव पर हमले का भी जवाब बनता था। मुख्तार ने बड़े गौर फिक्र के बाद कहा, जहां तक मैंने गौर किया है कोई भी फर्द ऐसा नहीं जिस पर शक किया जा सके। दोनों अपने महफूज ठिकाने पर पहुंचने के फौरन बाद ही दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का जायजा लेने के लिए बैठ गए थे। जहांगीर ने उसे कहा था कि वो मुश्तबा लोगों की एक फहरिस्त जरूर बना ले। मुख्तार ने जहांगीर के साथ बेस कैंप में 3 माह गुजारे थे। वो जानता था कि मार्शल आर्ट्स और इंटेलिजेंस की जदीद तरीन तकनीक पर महारत रखने वाला जहांगीर बज़ाहिर आम मामलात को भी बहुत सीरियस लेता है। इस बात का अंदाजा तो मुख्तार भी बखूबी लगा सकता था कि भारतीय इंटेलिजेंस जिस तेजी से टाउटों का जाल बिछा रही है, उससे मुजाहिदीन की कोशिशें बुरी तरह असरअंदाज हो रही हैं। तहरीक के आगाज ही में मुजाहिदीन ने मकबूजा कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन करके उन आस्तीन के सांपों को निशाने इबरत बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से मसाइल की चक्की में पिसे मजबूर कश्मीरियों में से भारतीय इंटेलिजेंस को अपने काम का कोई न कोई आदमी मिल ही जाता था। अचानक ही जहांगीर ने पूछा, शमशेर नगर के नजदीक उनका कौन सा अड्डा है? मुख्तार ने जवाब देते हुए उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। रेस्ट हाउस? क्यों? जहांगीर ने खड़े होते हुए कहा, फौरन उठो, हम दोनों अभी चलते हैं। मुख्तार बोला, लेकिन कहाँ? उसकी उलझन अभी तक खत्म नहीं हुई थी। जहांगीर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारे गांव से जो रास्ता रेस्ट हाउस की तरफ जाता है, हम उस पर जितना दूर जा सकते हैं जाएंगे। मुख्तार बोला, लेकिन हम 2 आदमी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम यहाँ उनकी मोर्चाबंदियों का अंदाजा नहीं कर सकते। अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि रेस्ट हाउस पर सीधा हमला करें। खुदा करे वो वक्त जल्द आए। तुम नहीं जानते वो इर्द गिर्द के दर्जनों देहात तबाह कर देंगे, लोगों को जिंदा दरगोर कर देंगे। एक जख्म खूरता और झुंझुलाते हुए रीछ से तुम क्या तवक्को कर सकते हो? मुख्तार ने अपना इंदिया जाहिर किया। जहांगीर बोला, तुम्हारा अंदाजा गलत है मुख्तार, हम वहाँ हमला करने नहीं घात लगाने जा रहे हैं, और ये घात भारतीय फौज के खिलाफ अपने उस आस्तीन के सांप के खिलाफ लगाएंगे जिसको हम अभी पहचान नहीं रहे। जहांगीर ने उसके तजस्सुस का खात्मा किया। मुख्तार को भी अब बात समझ में आने लगी थी। बोला, ओ तो ये मतलब है तुम्हारा? जहांगीर ने कहा, हाँ मुख्तार, जिस किसी ने भी ये गद्दारी की है वो आज जरूर अपना इनाम वसूल करने या फिर अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट देने वहां जाएगा। मुख्तार बोला, चलो चलते हैं। उसको अब तक उसके प्लान की समझ नहीं आई थी, लेकिन उसने बेस कैंप में जितना अरसा जहांगीर के साथ गुजारा था उसके बाद से वो उस पर एतमाद कर सकता था। दोपहर के बाद जहांगीर ने अपने साथियों को हिदायत दी और अपनी शहादत की सूरत में मुतबादिल कमांडर का तयन करने के बाद वो दोनों क्लैशनकोफें और कुछ ग्रेनेड लेकर चल दिए। मुख्तार आगे आगे था और जहांगीर उसके ताकुब में चल रहा था। रेस्ट हाउस की तरफ से शमशेर नगर को आने वाले रास्ते तक पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी थी। जहांगीर ने इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया था और रवानगी पर अपने गले में नाइट विजन लटकाना नहीं भूला था। दोनों बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे। दोनों ही जानते थे कि अगर एक मर्तबा यहाँ रॉ के बिछाए सिक्योरिटी जाल में फंस गए तो रिहाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक मखसूस जगह पहुंचकर मुख्तार रुक गया। उसने जहांगीर को हाथ से सामने की तरफ इशारा करते हुए वो पहाड़ी दिखाई जिसके दामन में रेस्ट हाउस मौजूद था। वहाँ रास्ता कदरे खुल गया था, लेकिन अंधेरा होने के सबब उन्हें ज्यादा दूर का मंजर वाज़े दिखाई नहीं देता था। कभी कभी किसी कोने से टॉर्च की रोशनी एक लम्हे को नमूदार होती तो दोनों को अंदाजा हो जाता कि गश्त शुरू है और पेट्रोल पार्टियां आपस में मिलाप रखने के लिए सिग्नल दे रही हैं।
जहांगीर मुख्तार की तकलीद में एक बड़े पत्थर पर बैठ गया, जहां से वो उस तरफ आने वाले रास्ते की खुद को दूसरों की नजर से महफूज रखकर निगरानी कर सकते थे। जहांगीर ने दूरबीन अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और वो दोनों वक्फे वक्फे से उसे आंखों से लगाकर अंधेरे में दूर तक का मंजर देख लेते। फिल वक्त उन्हें पहाड़ों की कुदरती सिलसिले के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त जहांगीर ने आंखों से दूरबीन लगाई हुई थी जब अचानक ही वो चौंका। उसने एक चट्टान की ओट से बरामद होने वाले रास्ते से किसी सिविलियन को उस तरफ आते देखा जिसने मकामी लिबास पहन रखा था। एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैलती चली गई। उसका अंदाजा ठीक निकला था, गौहर मकसूद हाथ आने वाला था। इस ज़मन में उन्हें ज्यादा इंतजार भी न करना पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए दूरबीन मुख्तार की तरफ बढ़ा दी और उंगली से सामने की समत इशारा किया। मुख्तार ने दूरबीन आंखों से लगाई, फिरन पहने और अपने सर और मुंह को ढांपे उसे कोई शख्स उस तरफ आता दिखाई दिया। दूरबीन के शीशों को क्लोज किया तो उसके खद्दोखाल वाजे होने लगे। गो कि उसकी शक्ल नुमाया नहीं हो रही थी, लेकिन मुख्तार चौंके बगैर न रह सका। ये तो चाचा गनी था। उसकी चाल ढाल और जिस्मानी साख्त बिल्कुल चाचा गनी जैसी थी। कहीं उसकी आंखों को धोखा तो नहीं हुआ, उसने सोचा और दोबारा गौर से उस तरफ देखने लगा। अब तो उसका शक यकीन में बदलने लगा था। ये वाकई चाचा गनी था। ओ मेरे खुदाया, ये तो चाचा गनी है। यहाँ क्या कर रहा है? बेसाख्ता उसने सरगोशी की। जहांगीर बोला, ये तो हम इससे पूछेंगे कि यहाँ क्या कर रहा है। चलो आओ इसे घात लगाकर काबू करें। दोनों चीते की तरह दबे पांव उस रास्ते पर वापस घूम गए जिस पर चलते हुए वो यहाँ तक आए थे। मुख्तार अब उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आया था जहाँ से सिर्फ एक रास्ता गांव की तरफ जाता था, जिससे गनी को बहरहाल गुजरना था। दोनों एक दूसरे से कुछ फासले पर छुप कर बैठ गए। उन्होंने अपने मुंह ढांप लिए थे। गनी पर ये आफत बलाए नागहानी की तरह नाजिल हुई थी। उसने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि मुजाहिदीन उसकी खबरगिरी को यहाँ भी पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो पहाड़ी के दामन से उस रास्ते पर घूमा जो शमशेर नगर की तरफ जाता था, अचानक ही घात में बैठे जहांगीर ने पंजों के बल हवा में जकंद भरी और उड़ता हुआ उस पर यूं गिरा कि खौफ के मारे गनी के मुंह से चीख भी न निकल सकी। जब उसे होश आया तो जहांगीर ने एक हाथ उसके मुंह पर सख्ती से इस तरह जमा दिया था कि उसके लिए अपनी गर्दन मोड़ना भी मुमकिन नहीं रहा था। बिजली किसी फुर्ती से दूसरे कोने से मुख्तार ने उसकी गर्दन पर क्लैशनकोफ की नाल जमा दी। खबरदार, आवाज ना निकालना, चुपचाप हमारे साथ चलो। जहांगीर ने उसके कान के नजदीक सरगोशी की। खौफ की ठंडी लहर गनी के रगो पै में सरायत कर गई थी। उसके साथ पै दर पै हादसात हो रहे थे। अगर वो चिल्लाना भी चाहता, अब उसके हलक से आवाज नहीं निकल सकती थी। उसे तो अब तक ये समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी टांगों पर चलने के काबिल कैसे रहा। जहांगीर ने मजबूती से उसकी कमीज का कॉलर पकड़ा हुआ था। गनी को कमीज की बजाय उसकी गिरफ्त अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसको अपना सांस रुकने का एहसास होने लगा था। उसके अकब में मुख्तार ने उसकी कमर से राइफल की ठंडी नाल चिपकाई हुई थी। हाइड आउट तक पहुंचते हुए वो 3-4 मरतबा लड़खड़ाया था। ये अलग बात कि हर दफा उसे जहांगीर के मजबूत हाथों ने 1 इंच भी अपनी जगह से हिलने की मोहलत न दी। हाइड आउट पर पहुंचते ही मुख्तार फट पड़ा। गद्दार, कमीने, बेगैरत, उसका खून खौलने लगा था। गनी खौफ के मारे ऑल फॉल बकने लगा। मैं बेकसूर हूँ, मुझे जबरदस्ती उन्होंने बुलाया था, अगर मैं ना चाहता तो मुझे गोली मार देते। जहांगीर बोला, खामोश रहो और सिर्फ हमारे सवालात के जवाब दो। जहांगीर ने मुख्तार की तरफ देखते हुए आंख के इशारे से उसे नॉर्मल रहने की तलकीन की। उसने दोबारा गनी की तरफ देखते हुए कहा, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो सब कुछ सच सच बता दो। गनी के मुंह से निकला, खुदा के लिए। अभी उसकी कसम नामुकम्मल ही थी कि मुख्तार ने उसके मुंह पर जोरदार ठोकर मारी और वो उलट कर दूर जा गिरा। मुख्तार ने गुस्से से फुनकारते हुए कहा, खबरदार, अगर अपने मुंह से खुदा का मुकद्दस नाम भी निकाला, सच सच बताओ तुम कब से उनके लिए काम कर रहे हो। गनी ने पहले तो आएं बाएं शाएं की और चर्ब जबानी से काम लेकर उन्हें गुमराह करना चाहा, लेकिन 2-4 हाथ लगने पर वो तोते की तरह सब कुछ बोलता चला गया। उसने अपनी ताजा वारदात भी इस वादे पर बयान कर दी थी कि वो लोग उसे जान से नहीं मारेंगे। वो बोला, देखो मुख्तार, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब खुदा के लिए मुझे जाने दो। मैं कसम खाता हूँ कि ये इलाका कल ही छोड़कर हमेशा के लिए किसी दूसरे शहर चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। वो घिघियाने लगा। मुख्तार बोला, ठीक है गनी, हम तुम्हें गोली से नहीं मारेंगे। तुझ जैसे घटिया और बुज़दिल गद्दार पर गोली जाया करना हिमाकत है। हम तुझे निशाने इबरत बनाकर भारतीय फौज को पेश करेंगे। कल जब भारतीय फौज तेरे बनाए हुए महफूज रास्तों से गुजरेगी और उनके दर्जनों जवान जहन्नम रसीद होंगे तो वो ज्यादा बड़ी कुमक के साथ गांव पर हमलावर होंगे। हम तेरी लाश गांव के बाहर बांधेंगे ताकि उन्हें इल्म हो जाए कि ये सब तेरा ही किया धरा है। गनी लरस कर रह गया। उसकी तो जैसे जबान ही गुंग हो गई थी। बमुश्किल उसने अपनी हालत पर काबू पाया और फिर मिन्नत समाजत करने लगा। जहांगीर ने दांत पीसते हुए कहा, गनी,
तुमसे बड़ा अहमक मैंने नहीं देखा। मरना तो तुमने है ही, अगर हम नहीं मारेंगे तो भारतीय तुम्हें मार देंगे। बेवकूफ इंसान, तुम्हें कल खुदा की अदालत में भी जलीलो ख्वार होना है। कम से कम तुम इतने बेगैरत तो नहीं कि अपने मुसलमान भाइयों की बजाय हिंदुओं के हाथों मरना पसंद करोगे। और हाँ, हम तो सिर्फ तुम्हें गर्दन से रस्सी बांध कर फांसी पर लटकाएंगे। अगर तुम उनके हत्थे चढ़ गए तो वो तुम पर दही डालकर कुत्ते छोड़ देंगे। गनी को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी जान ही बदन से निकल गई हो। जहांगीर की बातें शीशे की तरह उसके कानों के रास्ते उसके दिलो दिमाग में उतर रही थीं। वो निढाल सा होकर गिरा और बेहोश हो गया। जहांगीर ने अपने साथियों से कहा, ले जाओ इसे और शमशेर नगर के बाहर आधी रात के बाद किसी दरख्त से लटका देना। इसके गले में गद्दार की तख्ती लटका दो ताकि इसके भाई बंदों को इल्म हो जाए कि हमारा खून इतना सस्ता भी नहीं जो वो फरोख्त करते फिरें। जहांगीर के साथियों ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने के बाद उसकी मुश्कें कसकर एक तरफ फेंक दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।